सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स टॉक। तो आज हम बायोलॉजी की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही थी आरआर के ग्रुप डी की, तो उसका हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के 2025 में आए हुए 115 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? शुरू हो जाइए। वीडियो को 1.5 1.7 पे कर लीजिए और एक बेहतरीन सी क्लास में आपका स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज आरआर के ग्रुप डे 2025 देखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है कि कौन सा जंतु इंफ्रासाउंड का उपयोग करके संचार करने के लिए जाना जाता है? तो वो गैंडा है। गैंडा को यहाँ जंतु दिखाया गया है इकोलॉजी में। तो गैंडा है जो इंफ्रासाइड का उपयोग करके संचार के लिए जाना जाता है। आइए 175 देखेंगे क्या कह रहा है। 175, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो लेयर्स वो पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेयर्स। 176 देखेंगे। 176 जो है, छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना किसका उदाहरण है? तो रिपर्स का उदाहरण है साथ ही, रिपर्स का उदाहरण। आइए कथन वाले क्वेश्चन आ गया है कि देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। कथन ए कहता है कि एकल कृषि रोपण प्राय वन निर्भर ग्रामीण की विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। और आर कह रहा है, ये रोपण ग्रामीणों को औषधि, जड़ी बूटी, भोजन और ईंधन प्रदान करते हैं। तो साथ ही इसमें बताइए सत्य और असत्य क्या है। कभी कभी होता है कि एक सही और दूसरा उसकी व्याख्या करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका गलत होगा, गलत। आइए आगे बढ़ेंगे। 178 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है साथी? तो उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। यही जो है कि जो हानिकारक पदार्थों में सांद्रता की जो वृद्धि हो रही है उच्च पोषण में, ये जैविक आवर्धन का वर्णन एकदम अच्छे से करता है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा? तो साथ ही मानव डीडीटी की अधिकतम सांद्रता संचित करेगा। आइए आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन से मछली प्राप्त करने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो कैप्चर फिशिंग कहा जाएगा साथी, याद रखेंगे, कैप्चर फिशिंग। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़न काशी की सांद्रता सर्वाधिक है? तो सांप में है। पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों के रूप में किस अणुओं पर निर्भर करता है साथी? तो कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है, कार्बन आधारित अणुओं पर। साथी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किन अणुओं पर है? तो कार्बन आधारित, अभी हमने बात किया था। आइए 183 देखेंगे। 183 कि जैविक आवर्धन द्वारा पीड़ननाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? तो तृतीयक उपभोक्ता सही उत्तर होगा इसका। कश्मीर क्षेत्र में कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती हैं साथी? जल कृषि अपनाई जाती है। नेक्स्ट। हुक या कांटों वाले बरह सामान्यतः किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? तो प्राणियों के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 186। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित है? तो चौथा पोषण स्तर साथी, चौथा। निम्नलिखित में से किस पदार्थों में जैविक आवर्धन की परिघटना में योगदान देने की उच्च संभावना होती है? तो पीड़न काशी साथी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो पॉम्फ्रेट, जिसको आप लोग पॉपलेट कहते हैं, इसका शुद्ध वर्तनी है पॉम्फ्रेट, समुद्री मछली है। 189। कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? तो कीट शिकारियों को शामिल करना, यानी कीटनाशक। 190। एक खाद्य श्रृंखला देखिए, जैसे घास से टिड्डा, मेंढक, सांप, बात से शुरू होती है।
बाज में अजैविक निम्नकर्णी पीड़नकाशियों की कितनी सांद्रता अपेक्षित है? तो पीड़ननाशियों की उच्चतम सांद्रता, पीड़कनाशियों की उच्चतम सांद्रता 191 देखेंगे कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं? तो खंडी भवन के द्वारा, खंडी भवन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 192 देखेंगे मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है? कवच प्राणी में मोलस्क, मोलस्क आता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखेंगे अगला। कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है साथी? मैग्नीज, मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। डी देखेंगे। कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? बड़े बांध, तो वन रोपण, वन रोपण नहीं है बड़े बांधों का परिणाम। आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पहचानना है तो आप क्वेश्चन का लास्ट वर्ड देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। अब हम देखेंगे आगे क्या है कि वह प्रमुख अनुभूति क्या है जो प्राकृतिक संसाधनों के अधिक संधारणीय उपयोग की ओर ले जा सकती है? तो साथ ही स्वार्थी शोषण से पर्यावरणीय क्षति और विपदा आती है। 196 चेक डैम, चेक डैम का मतलब पूछ रहा है साथी। चेक डैम, इसका मतलब यह है कि बाढ़ग्रस्त अवनलिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं। चेक डैम का मतलब आपने समझा कि बाढ़ग्रस्त अवनलिकाओं में मिट्टी या कंक्रीट की जो संरचना होती है उसे चेक डैम कहते हैं। 197 आधुनिक मत्स्य पालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साथ ही मत्स्य पालन में मत्स्य प्रजनन के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। 198 निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? तो रोधी बांध, रोधी बांध नहीं है, बाकी नहरें, कूप, रिवर लिफ्ट प्रणाली ये सब बिल्कुल है। एलिमिनेशन से कर लेंगे इसको, इजी क्वेश्चन एकदम। कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं, इसे किस प्रकार का पोषण कहेंगे? तो इसे प्राणी संभोजी कहेंगे या फिर संभोजी कहेंगे। होलोजिक, होलोजिक पोषण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक बृहत पोषक है? तो साथ ही पोटेशियम, पोटेशियम एक बृहत पोषक होगा। 201 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। 202 नंबर देखिए। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। देख रहे हैं, ये न्यूट्रिशियन वाला भी सेक्टर इकोलॉजी में है। आइए 203 देखेंगे। कौन सा जीव स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख संकेतक है? तो मछली। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझना है। एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। 205 गेंडे व्हेल हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं? तो अश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासाउंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए 206 देखेंगे। अपशिष्ट जल उपसंचार संयंत्र में बायोगैस निम्नलिखित में से किन पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है? तो साथ ही आपंग, स्लज, स्लज से प्राप्त किया जा सकता है। 207 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? तो साथ ही संसाधन के वितरण में असमानता, संसाधन के वितरण में असमानता। जोड़िए मिलान करिए। देखिए स्तंभ है, स्तंभ दो एक सामान्य नाम है, दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखेंगे भारतीय मधुमक्खी किससे संबंधित है? एपिस सेराना इंडिका से, एपिस सेराना इंडिका से। और दूसरा देखेंगे शैल मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा, डोरसेटा। और लिटिल मधुमक्खी साथी एपिस फ्लोरी। और इटालियन मधुमक्खी मेलिफेरा, मेलिफेरा से। वैसे सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप कर देना चाहिए, इतना डीप नहीं कोई पढ़ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 209। 209 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री मछली नहीं है? रोहू, रोहू मीठे पानी की मछली है साथ ही समुद्री नहीं है। और यहाँ जैसे ऑप्शन नंबर 1 है मैकरेल, भेटकी, ये सब पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाई जाती है, समुद्री मछलियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में अधिकतर पाई जाती हैं।
210 देखेंगे, सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो तृतीयक उपभोक्ता पे जीवों की संख्या सबसे कम होती है। आइए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक परिसंस्थित का एका पोषण, ये तो साथी मराठी में टाइप हो गया है। आइए आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन पे। 212 नंबर पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? तो साथी पीड़कनाशी जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन बढ़िए कि वे पदार्थ जो बैक्टीरिया या सेप्रोफाइट्स की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हुए हैं लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी तरह से विघटित हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है। तो साथी उन्हें अजैव निम्नकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 214 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल के लिए एक अजैविक प्रतिरोध नहीं है? तो साथी कीट कीट होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, कौन सा जीव अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो साथी वेल और हाथी, वेल और साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है, देखिए, जलीय जीव स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं? क्योंकि वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है, इसलिए। आइए नेक्स्ट 217 देखिए, भारत में जैव विविधता अधिस्थल हॉटस्पॉट मुख्यतः कहाँ स्थित है? साथ ही पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। देखिए 218, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है? तो बॉयलर्स, बॉयलर्स कहा जाता है, जो कि आप लोग बॉयलर चिकन खाते हैं, पोल्ट्री वाले। चिकन भी एक पक्षी है। आइए 219 देखिए, कौन सी भारत के राजस्थान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है? तो साथी जोहड़, उसे जोहड़ कहा जाता है, जो कि राजस्थान में जल संग्रहण की एक बहुत पुरानी विधि है। 220 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार है? तो साथी आर्द्रता, आर्द्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 221 क्या कह रहा है, एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए? तो साथ ही सिंचाई के लिए उसे नदी लिफ्ट तंत्र अपनाना चाहिए, नदी लिफ्ट तंत्र, ये उसके लिए एकदम बेहतर ऑप्शन होगा। ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 222, कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो मछलियों का पालन, यानी आप मत्स्य पालन भी कह सकते हैं। यदि एग्जाम में ऑप्शन में मत्स्य पालन ऑप्शन में आए तो वो भी सही उत्तर होगा। 223 देखिए, एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी? साथ ही केले के पत्तों या पुनः प्रयोज्य प्लेटों में भोजन परोसना। आइए 224 देखेंगे कि अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो अनुपयुक्त नमी के कारण जो हानि होती है वही एक जैविक हानि नहीं है, जो नमी से हानि होगी। ये आपकी फसलों में नमी हो गई, नमी से फसल खराब हो गई, तो वो नहीं होगी। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को न्यूनीकृत करना। आइए नेक्स्ट देखेंगे 226, खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शासन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? साथ ही खाद्य जल होगा, खाद्य जल, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 227 देखिए कि फूड वेव यानी खाद्य जल विभिन्न प्रकार के किन तंत्रों से मिलकर बना होता है? साथी तो खाद्य श्रृंखलाओं से बनकर बना होता है, खाद्य श्रृंखलाओं से। आइए 228 देखेंगे, किन का उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है? तो लेनहॉर्न नस्ल, लेनहॉर्न नस्ल का।
आइए 229 देखेंगे। कौन से में देखिए निम्नलिखित में से क्या वन में उगते बढ़ते पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायता करता है? अपघटक। अपघटक साथी अपघटक इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए। 230 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य खाद्य जल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो एक प्रमुख प्रजाति का अचानक हटाया जाना। आइए 231 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का एक प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान है? तो वनों का जलमग्न होना एक बड़े बांधों का पर्यावरणीय नुकसान है। आइए 232 नंबर देखेंगे हम क्या कह रहा है 232 नंबर साथी। एकल फसल खेती की तुलना में अंतरा सस्यन यानी कि इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार का लाभदायक है? तो पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। आइए देखिए 233। राजस्थान में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए 1731 में 363 लोगों के साथ किसने अपने प्राण की आहुति दी थी? देखिए बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्वेश्चन हो गया ये तो भाई साहब। तो इसका सही उत्तर होगा कि राजस्थान आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं आता, बिश्नोई समाज आप लोग जानते ही हैं कि भाई वो हिरन की पूजा करते हैं राजस्थान में। नहीं जानते तो सलमान खान वाला केस तो देखा ही होगा कि बिश्नोई समाज राजस्थान में पाई जाती है, तो इससे भी मार सकते हैं। वैसे इसका सही उत्तर होगा अमृता देवी बिश्नोई। 234 देखिए। गेहूं, चावल, सब्जी, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण उनमें अलग अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा जैविक आवर्धन के कारण। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है भाषा बदल के। आइए देखेंगे। सफल मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी प्रमुख शर्त है? कि वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता। यही एक अच्छे मधुमक्खी पालन की पहली शर्त है और प्रमुख शर्त है। देखिए रेणी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? तो साथ ही गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदार को स्वीकृति, यही उत्तरदायी थी घटना में। ये 237। किसकी खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? तो सीपियों सीपियों की खेती की जाती है। 238। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानव निर्मित कचरे तथा अन्य अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायक नहीं होगी? तथा मिट्टी में प्लास्टिक को लैंडफिल करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 239 देखिए। फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है? साथ ही कीटों को ही तो नियंत्रित करेंगे कीटनाशक के उपयोग से, कवक को थोड़ी करेंगे। कीटनाशक कीटों के लिए ही किया जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर है। 240। एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज़्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। तो वो कौन सा उपाय, कौन सी रणनीति अपनाएगा? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग भी। तो साथ ही वो विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण यही विधि अपनाएगा जिससे उसे ज़्यादा फायदा हो, लेकिन यह हार्मफुल है। आइए 241। स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए? तो साथ ही लकड़ी की पेंसिल का छीलन। आइए नेक्स्ट देखेंगे।